आज हमारे सामने जो मेहमान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किसी तारुफ इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फर्क इतना ही है कि ज्यादातर आपने इनको काले कोट में देखा होगा, लेकिन इस वक्त ये एक रंगीन शर्ट में है और ये कोट में नहीं है। आपका नाम है अश्वनी उपाध्याय और अपने नाम से ज्यादा ये इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनको हिंदुस्तान का PIL मैन कहा जाता है। कोई हिंदुस्तान में ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसे मामलात नहीं है कि जिसपे अश्वनी कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट पे PIL न की हो। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, वह तो हिंदुस्तान में PIL करने का एक बहुत बड़ा रैकेट और गैंग भी है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय साहब के साथ में यह खास बात है कि जितने भी मामले हुए हैं, इन्होंने सरकारों के पार्टी के खिलाफ नहीं किया है। इन्होंने हर उस मुद्दे के खिलाफ PIL की है जो इस राष्ट्र को नष्ट करने, तोड़ने, खत्म करने की योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्य हैं, उसके खिलाफ PIL की है। इसलिए मैं न सिर्फ इनकी इज्जत करता हूं, बल्कि इस बात के लिए एडमायर करता हूं कि आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काला कोट नहीं पहनते, और इस काले कोट को जितना कुछ बड़े बड़े लोगों ने बदनाम किया है, मैं समझता हूं अश्वनी जी जैसे यंग लोग और इनके बहुत से साथी उसकी इज्जत को बचाए हुए हैं। लेकिन एक खास मुद्दा है, अश्वनी भाई से पहली बार हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब बड़ा काम करे आदमी तो उसको जितने शब्द हो आपके पास सब उसकी तारीफ में कहने चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं कि ना हमारे पास दौलत है, ना पैसा है, न रुपया है, न हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि हम किसी को पद दे सकें, लेकिन तारीफ करने से काम करने वाले की हिम्मत जरूर बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग इस देश में अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, उनकी शान में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है। अश्वनी उपाध्याय साहब को मैंने खास वजह से आज दावत दी है। आप जानते हैं कि कोर्ट में कितने मामलात होते हैं, कितना आदमी बिजी होता है, उस मशरूफ टाइम में से भी आज उन्होंने वक्त निकाला। लेकिन विषय भारत राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे खुश होने का भी समय है और इस पे बराबर हर राष्ट्रवादी को इस पे निगाह रखनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि इस देश की पॉपुलेशन कोई 150 करोड़ बताई जाती है। 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और बहुत सारे लोग आजकल छोटी छोटी बात पर भारत का मुकाबला इंग्लैंड से, अमेरिका से करने लगते हैं। जितनी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है उतने लोग भारत में इलीगल रहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी गिनती बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान, और इसके अलावा और शहरों के और देशों के भी हैं। लेकिन ये दो लोग जो हैं, अगर इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो जो आंकड़े बताते हैं कोई 5 करोड़ से के आसपास ही है। अब आप बताइए कि एक देश में 5 करोड़ लोग इलीगल हैं, जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसका यहां कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी यहां से आस्था है, ना सरोकार है, ना उससे कोई लगाव है, वो खुलेआम लूट रहे हैं, खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। अभी हाल का जो हमने एक बेंगलोर में एक बेटी के साथ में जो जिस तरीके से वो रेप हुआ और उसको सार्वजनिक किया, ये घटनाएं आम हैं। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार की लिमिटेशन है, पुलिस की लिमिटेशन है। लेकिन जब समाज जागरूक होता है, जब समाज रिस्पॉन्ड करता है, तो सरकारों पे भी दबाव बनता है, पुलिस पे भी दबाव बनता है। और शायद अश्वनी उपाध्याय जी ने जब ये PIL की और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने आदेश दिया है, वो हम सबको खुश होने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में न सिर्फ अश्वनी उपाध्याय की हिम्मत बढ़ाएं, उनको जितनी मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि उनको सिर्फ हौसला बढ़ाने से नहीं, इस लड़ाई में लड़ने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। अश्वनी भाई, जो कुछ दिन पहले एक आदेश आया है, ये आदेश रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों के सिलसिले में क्या है, क्या इसकी बारीकियां हैं, क्या इसका इंपैक्ट है, और क्या सरकार ने इस पे सरकार को निर्देश दिए गए हैं। मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा आपसे, आप इस मुद्दे को देश के सामने बिल्कुल सरल भाषा में समझाएं, जैसे आप कोर्ट की भाषा को सरल भाषा में मीडिया को समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं। और एक बात आज आपको पते की बता दूं कि कई सारी PIL तो मैंने आपके भाषण सुन के कर दिए।
आपको पता भी नहीं चला होगा। क्योंकि वहीं से तो मिलता है हमें, जो दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो आप जैसे लोगों को सुन के ही आता है। जब आपको सुनते रहते हैं तो आपको लगता है हाँ यार ये विषय तो ऐसा है, इसको कोर्ट में ले जाना चाहिए। तो आप जन जागरण कर रहे हैं, हम अदालत में जागरण कर रहे हैं। आप देश के राष्ट्रवादियों को जगा रहे हैं, हम देश के जजों को जगा रहे हैं। क्या आप अपने फ्रंट पे एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने फ्रंट पे अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें अंदर से ये आत्मबल मिलता है, वो आप जैसे लोगों से ही मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज भी मैं 2007 मॉडल के वैगनार से चलता हूं। हमारे साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हमारे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, घूमते हैं। हम तो 2007 मॉडल, लगभग 14.5 साल हो गया है, उसी वैगनार को यूज करते हैं। और पेट्रोल चूंकि महंगा है इसलिए हम सीएनजी यूज करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन यह है कि आप लोगों के आशीर्वाद से कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं है, और देश के लिए लड़ने में कोई कमी नहीं। मैंने 100 से ज्यादा पीआईएल किया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे विषय। आर्टिकल 35 चैलेंज किया, आर्टिकल 370 चैलेंज किया, ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया है, मैटर पेंडिंग है। पॉलीगैमी को मैंने पेंडिंग 5 जजों के सामने पेंडिंग है। इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म पे करीब 25-30 पीआईएल है, पुलिस रिफॉर्म पे है, जुडिशियल रिफॉर्म पे है, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने के लिए मदरसों में, पूरे भारत में मदरसों को बंद किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन उस पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे आदि आदि करके 100 में पीआईएल। आज आपने जिस विषय को चुना है, हमें इसकी जरा पृष्ठभूमि समझिए। एक देश था पर्शिया, मात्र 5000 घुसपैठिए वहां पे गए खाड़ी देशों से, और 5000 घुसपैठियों ने वहां पे जाके अपना अड्डा जमाया। एक वहां मदरसा खोला, फिर 2 मदरसा खोला, फिर 3 मदरसा खोला, और वो पर्शिया 100 साल में ईरान बन गया, 100 साल में मात्र। और इतिहास आप देखिए, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब कंधार बन चुका है। राजा दशरथ की ससुराल, राजा भरत का ननिहाल कैके पेशावर बन चुका है। आचार्य चाणक्य जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो रावलपिंडी बन चुका है। कुंभा काबुल बन चुका है। तो कुछ तो है, आखिर कुछ बात तो ऐसी है कि जो मजहब बहन बेटी को बराबर नहीं मानता, बेटे बेटी को बराबर नहीं मानता, महिला पुरुष को बराबर नहीं मानता, हिंदू मुसलमान को बराबर नहीं मानता, जिस मजहब में 3 तलाक, हलाला, बाल विवाह, बहु विवाह, चाची मामी से निकाह, चचेरी बहन ममेरी बहन से निकाह, ठीक है, सब कुछ चलता है, तहर्रुस चलता है, भगवान जाने और क्या क्या चीजें। आखिर वो मात्र 1400 साल में 58 देशों में पहुंच गया। एक दूसरा मजहब मात्र 2000 साल में 85 देशों में फैल गया। और सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, समता, समानता, समरसता, एकता, अखंडता, ये बात करने वाला धर्म दुनिया से ही नहीं सिकुड़ा, बल्कि भारत के 9 राज्यों से भी सिकुड़ गया। आप जानते हैं, एक मेरी अलग याचिका चल रही है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देना पड़े। आप जरा सोचिए, हम किस दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। हम दुनिया में माइनॉरिटी नहीं हुए, हम हिंदुस्तान के 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए, और वो भी हमको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भैया हमको माइनॉरिटी घोषित करो, हमको वो फायदे दो जो बाकियों को मिलता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी का धर्मांतरण होता है। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी समानता की मांग कर रहा है। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है वो कहती है हमको समान अवसर दो, वो कहती है हमको समान अधिकार दो, हमको समान संरक्षण दो, हमको बराबरी का अधिकार दो। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू मेजॉरिटी ये कह रही है, ये कह रहा है कि हमको भैया वो सब कुछ दे दो जो आपने माइनॉरिटी को दिया। एक विषय और, आखिर
70 साल पहले पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, अब 2% हिंदू बचे। 70 साल पहले भारत में 8% मुस्लिम थे, अब वो 18% हो गए। यानी पाकिस्तान में तो 23% से 2% यानी 21% कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्या हिंदुओं के लड़के नपुंसक होते हैं या हिंदुओं की लड़कियां बाज होती हैं? पाकिस्तान में वो 23% से 2% हुए कैसे? बांग्लादेश में 30% से 7%, 23% हुए कम कैसे? और भारत में 90% से 78% क्यों हो गए? 70 साल पहले हम 90% थे यहां पे, अब 78% हो गए। उसमें बहुत बड़ा कारण हमारी सरकारों का। सरकारों ने पहले सनातन धर्म को जाति के आधार पर खत्म करने की कोशिश किया। जाति के आधार पर पहले योजनाएं लागू किया, फिर पेट नहीं भरा। जाति के आधार पर कमीशन बनाना शुरू किया, फिर पेट नहीं भरा। जाति के आधार पर कानून बनाना शुरू किया, फिर पेट नहीं भरा। तो बोला अब एक काम करो, इनको मैं मजहब के आधार पे, इनकी पूजा पद्धति के आधार पे तोड़ते हैं। 1993 में एक बड़ा काम किया, माइनॉरिटी एक्ट बनाया और जैन को हिंदू में से निकाल लिया, बौद्ध को हिंदू में से निकाल लिया, सिख को हिंदू में से निकाल लिया। आज भी जरा सोचिए, हिंदू मैरिज एक्ट से सब गवर्न होते हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो जैन पे भी लागू होता है, बौद्ध पे भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है, हिंदुओं पे भी लागू होता है। लेकिन 1993 का एक्ट कहता नहीं, हिंदू मेजॉरिटी है, जैन बौद्ध सिख माइनॉरिटी। तो मतलब जाति के आधार पे तोड़ते तोड़ते पेट नहीं भरा था। 1993 में मजहब धर्म के आधार पे सिख जैन बौद्ध को बाहर निकाल लिया। फिर 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। उससे भी 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया, 2006 माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दिया। मैंने जब PIL फाइल किया, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस समय मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग राज्यों में 2017 मैंने PIL फाइल किया था। तो उस समय मैंने ऑन एफिडेविट 5 करोड़ संख्या बताई थी। जब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL फाइल करते हैं भाई साहब, तो आपको बाकायदा एफिडेविट देना होता है कि इसका एक एक पैरा मैंने पढ़ा हुआ है, इसकी सारी बातें सत्य है, सारी बातें फैक्ट है, और बहुत सारे आपको प्रमाण भी देने पड़ते हैं। तो 2017 में मैंने जब PIL किया था, उस समय मैंने कहा था कि भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला के टोटल 5 करोड़ हो चुके हैं। और मैं PIL नहीं फाइल किया, फिर मैंने इसका दौरा करना शुरू किया। मैं मजनू का टीला गया, बवाना वाले एरिया में गया, महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी के पास गया। दिल्ली में महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी पे आप जाके देखो, 35 से 40 साल का रोहिंग्या है, और 10 बच्चे का बाप बन चुका है। ऐसे लगता है कि प्लान्ड वे में जनसंख्या विस्फोट करने के लिए आया हुआ है। कोई ऐसा घुसपैठिया नहीं मिलेगा जिसके 10 से 15 बच्चे नहीं हो। और मैंने खुद जाके कैलकुलेट किया, कुछ तो ऐसे घुसपैठिए थे जिनके 20, 21, 22 बच्चे, 2 बीबी 22 बच्चे, 1 बीबी 16 बच्चे, 3 बीबी 24 बच्चे, ऐसे। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं, मेरी क्षमता तो दिल्ली तक जाने की थी। बाकी ये गाजियाबाद में क्या हो रहा है, नोएडा क्या हो रहा है, फरीदाबाद क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, अजमेर में क्या हो रहा है, मैंने नहीं देखा जाके। मैं तो दिल्ली में जहां तक जा सका दिख गया। बहुत बड़े प्लान्ड वे में इनको बसाया गया है, और मॉडल वही है जो पर्शिया को ईरान बनाने का। मात्र 5 करोड़ 5,000 गए थे, 100 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। सेम वही एजेंडा है। और अब तो ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि जैसे पाकिस्तान भारत में गजवा हिंद करना चाह रहा है यहाँ के लोगों को लेके, वैसे बांग्लादेश भारत के 7 राज्यों को मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है। उसकी तैयारी है भारत में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की। और ये बात सरकारी एजेंसियों को भी पता चल चुका है। कुछ एक लोगों ने इस पे बाकायदा स्टेटमेंट भी आ चुका है। उनका एजेंडा है कि असम, बंगाल, झारखंड और अपना उड़ीसा, उस 7 राज्यों का जो बॉर्डर का एरिया है बांग्लादेश को टच हो रहा है, उस एरिया के करीब 25 जिलों को वो चाह रहे हैं कि काट के वो बांग्लादेश में मिला ले, एक ग्रेटर बांग्लादेश बना ले। 1971 में जनरल सिन्हा असम के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया था अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी। 2002 में सर्बानंद सोनोवाल साहब एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था, और उस PIL में उन्होंने इंडिकेट किया था इस बात को लेके कि बांग्लादेश एक ग्रेटर बांग्लादेश बसाना चाहता है। असम के बॉर्डर के वो 8 जिले अपने में मिलाना चाहता है।
सर्बानंद सोनोवाल की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि भाई वहां पे आप छांटना शुरू करिए। और आप जरा सोचिए, बाद में वहां एनआरसी भी लागू हुआ असम में। वो एनआरसी का आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का जब बाकायदा सोनोवाल साहब अच्छी पॉलिटिक्स में आ चुके थे। लेकिन नतीजा क्या निकला, जरा सोचिए, हमारे देश के गद्दारों ने क्या नतीजा दिया। इस सरकारी जो बाबू होते इन्होंने क्या किया, असम में घूस लेके उन्होंने घुसपैठियों का आधार बना दिया, घूस लेके उन्होंने घुसपैठियों का राशन कार्ड बना दिया, घूसपैठ लेके उन्होंने फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। तो वहां पे जो घुसपैठ माफिया थे, इतने उन्होंने सिंडिकेट अपना बढ़िया बना लिया था कि घुसपैठियों का राशन कार्ड बन गया, आधार बन गया, वोटर आईडी बन गई, जनधन का खाता भी खुल गया, मुद्रा लोन भी ले लिया, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, मुफ्त का सिलेंडर ले लिया। और जब इतना सारा डॉक्यूमेंट ले लिया तो उन्होंने 4,000 5,000 रुपए दे के जब एनआरसी बनना शुरू हुआ तो रजिस्टर में नाम भी जुड़वा लिया। आपको ध्यान होगा कि अभी हेमंत शर्मा जी ने बोला हम एनआरसी दोबारा कराएंगे। तो घुसपैठ, वो जो एनआरसी फेल हुई असम में, उसका मेन कारण था घूसखोरी, मेन कारण था भ्रष्टाचार।